नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube के इस नए चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम गांधी के दर्शन के जो कुछ बचे हुए पहलू थे उसको लेके हम आगे बढ़ते हैं। और इस क्रम में हमने 1 से 5 तक के गांधी के दर्शन को मैंने डिस्कस किया था। और इस क्रम में अब आगे बढ़ते हैं और छठे पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो है नॉन वायलेंस, मतलब अहिंसा। इसके अंतर्गत देखिए, गांधी का ये मानना था कि हिंसा किसी भी रूप में स्वीकार नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के लिए हिंसा एक अच्छी चीज नहीं होनी चाहिए। और इसके अंतर्गत अहिंसा का मतलब गांधी सिर्फ ये ही नहीं मानते थे कि जो किसी को मार देना या किसी को कष्ट पहुंचाना सिर्फ वही हिंसा है। अहिंसा से तात्पर्य गांधी का बहुत व्यापक दृष्टिकोण था। इसके अंतर्गत आप अगर देखेंगे तो वो मानते थे कि किसी के प्रति अगर आपके मन में हिंसा की भावना आती भी है तो वो भी हिंसा है। ठीक है, आप आदमी के प्रति भी ऐसा रखें, पशु पक्षी के प्रति भी ऐसा, पर्यावरण के प्रति ऐसा। तो गांधी का जो दृष्टिकोण था अहिंसा का, वो बड़ा ही व्यापक दृष्टिकोण था। ठीक है, तो अहिंसा से तात्पर्य गांधी का सिर्फ किसी को कष्ट पहुंचाना, मार देना, हत्या करना ही नहीं था। किसी के विषय में सोचना भी एक तरह का हिंसा था। तो गांधी का जो अहिंसा का दृष्टिकोण था वो बड़ा ही व्यापक था। ठीक है, अब आइए वे एंड मीन्स। ये होता है साध्य एवं साधन। देखिए, एक होता है वे मतलब वह रास्ता जिस रास्ते से आप जा रहे हैं। अब मीन्स मतलब जो आप प्राप्त करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये वे, ये हुआ मीन्स, ये हुआ साध्य मतलब साधन, और ये हुआ साध्य। ठीक है, वे एंड मीन्स, इसमें गांधी का मानना था कि कोई व्यक्ति अगर किसी गोल को प्राप्त करना चाहे, किसी मीन्स को प्राप्त करना चाहे, तो निश्चित रूप से उसको वे को अच्छा रखना चाहिए, तभी वो मीन्स आपके लाभ के लिए हो सकता है। जैसे इसके लिए वो एग्जांपल देते थे कि जिस प्रकार से आप अगर बबूल के किसी पेड़ को अगर आप उसका प्लांटेशन करेंगे तो उससे आपको कभी भी आपको आम का फल नहीं मिल सकता। तो वे जो था ना आपका, वे था आपको बबूल का पेड़ था लगाना, और जो आपका प्राप्ति था वो आपको कांटा ही वहां पे मिलेगा, वहां पे आपको आम नहीं मिल सकता। ठीक है, तो ये था उसका वे एंड मीन्स का सिद्धांत। और इसके लिए वो एक बड़ा ही विस्तृत उदाहरण देते हैं। उनका मानना था कि जब कांग्रेस के अंतर्गत नरम दल और गरम दल में जब फूट हुई 1907 में पहली बार, फिर बाद में देखिए कई बार नरम दल गरम दल में जो आपसी मतभेद है वो होते रहे। तो गांधी का वहां पे मानना था कि निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि हम जिस सिद्धांत पे चल रहे हैं और अंग्रेजों को यहाँ से हटाने का प्रयास कर रहे हैं वो एक लंबा टाइम लेगा, और आप जो कर रहे हैं, गरम दल वाले जो कर रहे हैं हिंसा का सहारा लेके, तो आप थोड़ा जल्दी अंग्रेज को यहाँ से भगा देंगे। लेकिन दोनों का, दोनों जो ग्रुप है, नरम दल गांधी को मान लीजिए, गरम दल मान लीजिए कि जो हिंसा के सहारे आजाद कराना चाहता था, तो दोनों का मकसद था आजादी। तो आजादी मीन्स हो गया, और रास्ता एक का था हिंसा, लूटमार, और एक का था आपका अहिंसा था, सत्याग्रह था। तो बोला कि अगर आपका वे सही हो तो सही वे किसका था? गांधी का था। तो गांधी का मानना था कि निश्चित रूप से हम मानते हैं कि आपका जो रास्ता है उससे आजादी जल्दी मिल जाएगा, लेकिन हम जिस भारत का निर्माण करना चाहते हैं आजादी के बाद, वो भारत का निर्माण आप आपके रास्ते चल के नहीं हो सकेगा। एग्जाम्पल के रूप में आप देख लीजिए, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, भारत से आजाद होकर एक पाकिस्तान बना, तो उसको जो प्राप्त करने का रास्ता था वो हिंसा था, लूट था, मार था। तो उसकी स्थिति को आप देख लीजिए आगे चल के। हमारा जो रास्ता था अहिंसा का था, सत्याग्रह का था, ट्रूथ का था। तो हम जो एक भारत का निर्माण कर किए वो पाकिस्तान से अलग था। तो ये था वे एंड मीन्स का। अब आइए यहाँ पे डिस्कस करते हैं स्वराज्य को। स्वराज्य, स्वराज से तात्पर्य गांधी का मतलब स्वराज से कभी ये नहीं था कि आप अंग्रेज को आजाद करा ले, वो स्वराज है। स्वराज का मतलब गांधी का वहां पे था कि एक समाज जो है वो अपने आप में आत्मनिर्भर बने। मतलब एक समाज के लिए जो भी चीजों की जरूरत है समाज को, जैसे मान लीजिए कि कपड़े की जरूरत है, दूध की जरूरत है, या फिर अन्न की जरूरत है, जो भी चीजों की जरूरत है वो खुद उपजाए। ठीक है, जैसे एक ग्राम स्वराज हो, तो ग्राम स्वराज मतलब आपका जो है वो ग्राम पूरी तरह से आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो स्वराज का मतलब आत्मनिर्भरता से है। और इसके अंतर्गत वो क्या करते थे, समुद्री तरंग के सिद्धांत का वर्णन करते हैं। और उसके अंतर्गत कहते हैं कि समाज में किसी एक व्यक्ति के पास जो है पावर का कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए कि वो
शासन चलाया ऐसे ऐसे, ठीक है। उसके अंतर्गत जिस प्रकार समुद्र का तरंग एक दूसरे को शक्ति प्रदान करता है, उसी प्रकार से समाज का बनावट होना चाहिए कि नीचे का स्तर का शक्ति उसके ऊपर, उसके ऊपर का उसके ऊपर, मतलब इस तरह से शक्ति का जो है धीरे धीरे ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। तो ये था उसका स्वराज का मतलब। अब आइए स्वदेशी। स्वदेशी का मतलब गांधी का सिर्फ उत्पाद जो हम उपभोग करते हैं सिर्फ उसी में स्वदेशी नहीं, बल्कि उसका राजनीति के क्षेत्र में स्वदेशी, धर्म के क्षेत्र में स्वदेशी, आर्थिक क्षेत्र में स्वदेशी, सभी क्षेत्र में। अब देखिए राजनीति के क्षेत्र में स्वदेशी का मतलब कहते थे कि अपने देश के जो संस्थान हैं, जैसे सीएजी हुआ, सांसद हुआ, राज्यसभा हुआ, लोकसभा हुआ, राज्य विधानसभा हुआ, जो भी संस्थान है उसके प्रति आप आदर भाव रखें, तो वो हो गया राजनीति में स्वदेशी। आप लोकतंत्र का सम्मान करें, तो ये हो गया राजनीति में स्वदेशी। धर्म के क्षेत्र में स्वदेशी का मतलब हुआ कि आपके पूर्वज ने जिस धर्म का पालन किया, आप भी उसी धर्म का पालन करते हैं, तो आप स्वदेशी वो धर्म के मामले में, ठीक है। एक आर्थिक क्षेत्र के मामले में स्वदेशी मतलब आपके जो पूर्व के वंशज थे, जो आपके पिता हैं, दादा हैं, उन्होंने जो व्यवसाय को अपनाया, आप उसी व्यवसाय को अपनाएं। इससे क्या होगा कि पूर्व के जो अनुभव है, एक परिवार की जो एक परंपरा है, उसका आपको एक लाभ मिलेगा, अनुभव का लाभ मिलेगा, तो वहां पे आपका उद्योग और फलेगा फूलेगा, ठीक है। तो ये सब हो गया आपको स्वदेशी में। तो स्वदेशी का मतलब सिर्फ उपभोग के सामान का अपने देश में बनना ही स्वदेशी नहीं था, बल्कि सभी क्षेत्रों में स्वदेशी, राजनीतिक क्षेत्र में, राजनीति में, धर्म में, आर्थिक क्षेत्र में, सभी मतलब चीजों में स्वदेशी, ठीक है। अब आइए जो एक है मद्यपान निषेध। मद्यपान निषेध, गांधी का मानना मद्यपान पे एक दूसरा तरह का था, और गांधी का मानना था कि पूरी तरह से वो उस समय भी सरकार से मांग करते थे, अंग्रेज सरकार से भी, कि लिक्वर को पे पूर्ण बैन होना चाहिए, ठीक है। तो मद्यपान निषेध के पूर्व समर्थक थे, और भारत में पूर्ण रूप से मद्यपान निषेध चाहते थे। और मद्यपान को के बारे में गांधी कहते थे ये चोरी और वेश्यावृत्ति से भी खराब चीज है लिक्वर लेना, मद्यपान करना, ठीक है। तो ये दर्जा था गांधी के नजर में जो है मद्यपान का, ठीक है। तो वो कई बार जो है अंग्रेज सरकार जब मांग करते थे, तो एक बार कोई गवर्नर जनरल ने, माउंटबेटन ने उसको पूछा कि एक दिन के लिए अगर आपको भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप पहला काम क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं तत्काल प्रभाव से जितने भी लिक्वर शॉप्स हैं भारत में, उसको मैं बिना किसी क्षतिपूर्ति का रकम दिए उस पर पूर्ण रूप से जो है बैन लगा दूंगा, उस पर प्रतिबंध लगा दूंगा। तो गांधी उसमें कहते थे कि आप ये मान के मत चलिए कि यूरोप की व्यवस्था के लिए अगर लिक्वर जरूरी था, यूरोप में लोगों के लिए अगर लिक्वर जरूरी था, क्योंकि वो ठंडा प्रदेश था, तो वहां पे बॉडी को गर्म रखने के लिए आपको लिक्वर चाहिए। तो गांधी का मानना था कि भारतीय ये ना सोचे कि जो चीज यूरोपियन लोगों के लिए अच्छी बात है वो भारत के लिए भी होनी चाहिए। तो ये कोई आपकी संस्कृति को बढ़ा नहीं रहा, संस्कृति को सर्वोच्चता का दर्जा नहीं दे रहा। और अगर आप लिक्वर बैन नहीं छोड़ेंगे, भारतीयों से कहते थे कि अगर आप लिक्वर बैन नहीं छोड़ेंगे तो आने वाली पीढ़ियां आपको कोसेंगी, ठीक है। तो अब आइए इसमें जो हम अगला अति करते हैं, यह है बेसिक एजुकेशन, जो बुनियादी शिक्षा था, उस पे गांधी का क्या कहना था। गांधी का मानना था कि जो बेसिक एजुकेशन, बुनियादी शिक्षा, वैसे इस पे कोई बहुत अलग से हमको गांधी के सिद्धांत के लिए बुक वहां पे बेसिक एजुकेशन का नहीं मिलता है, लेकिन एक वार्धा सम्मेलन हुआ था 1937, अक्टूबर 1937 में। उन्होंने गांधी बुनियादी शिक्षा पे अपना एक सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, और उसमें जो है 4-5 मांगों को रखते हैं। तो वो जो मांग रखते हैं ना, वही गांधी के बुनियादी शिक्षा पे सोच को माना जाता है। तो पहला उसमें वो कहते थे कि 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए, बच्चा जिसको जल्दी सीख सके। शिक्षा किसी हस्तकला को केंद्र बना के दिया जाना चाहिए, मतलब स्किल होना चाहिए, साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ स्किल। उससे क्या होगा, आने वाले समय अगर उसको रोजगार किसी क्षेत्र में ना भी मिले तो वो अपना स्किल से अपना जो है भोजन पानी का व्यवस्था कर सकता है। इसके बाद उसका मानना था कि शिक्षा द्वारा मानव में मानवीय गुण और राष्ट्रीय गुण का समावेश होना चाहिए। तो इस प्रकार से वो मानते थे कि बेसिक एजुकेशन ऐसा होना चाहिए
तो सबसे अधिक जो उसका जोर था वो ये था कि शिक्षा कभी भी जो है ना साक्षरता को शिक्षा नहीं मानना चाहिए कि लिटरेसी आ गया तो वो वैसी व्यक्ति जो है शिक्षित हो गया। तो साक्षरता को एक माध्यम मानते थे शिक्षा प्राप्त करने का, और ये मान के चलते थे किसी भी व्यक्ति को अगर शिक्षा ना मिले तो उसका व्यक्तित्व का विकास उस प्रकार का नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये था बेसिक एजुकेशन के मामले में। अब आइए स्वच्छता। गांधी स्वच्छता के इतने बड़े हिमायती थे, इतने बड़े हिमायती थे, उसे जब पूछा गया कि आप स्वच्छता और स्वतंत्रता में एक को अगर चुनना हो तो किसको चुनेंगे, तो उन्होंने स्वच्छता को चुन लिया। स्वतंत्रता बोला कि नहीं, स्वतंत्रता तो बाद में जरूरत है, पहले स्वच्छता जरूरत है। तो कई बार जब गांधी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रेलवे में यात्रा करते थे तो रेलवे में जो गंदगी फैली रहती थी, उनका जो साफ सफाई नहीं होता था, तो अंग्रेज को वो पत्र लिखते थे कि आप जब साफ सफाई इसको नहीं करा सकते हैं तो ट्रेन चलाइए ही मत, उससे क्या होगा, लोग कम से कम स्वस्थ रहेगा। ठीक है, तो स्वच्छता के प्रति उसका एक ये दृष्टिकोण था। तो गांधी को जब फिर से पूछता है कोई एक पत्रकार, जो एक मिल पत्रकार था ब्रिटेन का, वो कहते हैं कि अगर आपको एक दिन के लिए भारत का तानाशाह बना दिया जाए या भारत का राष्ट्राध्यक्ष बना दिया जाए तो आप पहले दिन क्या काम करेंगे? तो वो कहते हैं कि जो जो सांसद भवन है दिल्ली में, उसके पास जो मलिन बस्तियां हैं, जो स्लम का एरिया है, उसको मैं जाके साफ करूंगा। तो बोला कि दूसरा दिन क्या करेंगे? तो दूसरा दिन बोला कि दूसरे बस्ती को साफ करेंगे, तीसरा दिन तीसरे बस्ती को साफ करेंगे। तो स्वच्छता का जो पैमाना था गांधी का, वो बड़ा ही व्यापक था। आप देखेंगे कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान भी उन्होंने स्वच्छता पे जोर दिया, और इसी का नतीजा हुआ कि 2 अक्टूबर 2014 को ही वर्तमान केंद्र सरकार ने स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए एक स्वच्छ भारत अभियान चलाया, और 2 अक्टूबर 2019 तक जो है वो स्वच्छता को 100% पाने का लक्ष्य था, और उसके काफी समीप भी हम पहुंच पाए। ठीक, तो अब है एक ग्राम स्वराज। ग्राम स्वराज का मतलब, ग्राम स्वराज या राम राज्य, ये इसी में आएगा। ग्राम स्वराज का मतलब गांधी का था कि जो सत्ता है उसका विकेंद्रीकरण इस प्रकार से होना चाहिए कि अंतिम इकाई हमारा गांव होना चाहिए, ताकि शक्ति का जो एक विकेंद्रीकरण है वो अच्छे तरीके से हो। तो आज के समय में जो हमारा ग्राम पंचायत है, आर्टिकल 40 के तहत नीति निर्देशक तत्व में, वो गांधी का ग्राम स्वराज का अवधारणा ही है। इसके अंतर्गत वो कहते थे कि ग्राम स्वराज को, ग्राम को इतना आजादी होना चाहिए, सबसे जो निचले स्तर पे जो प्रशासन की व्यवस्था, वो इतनी आजादी होनी चाहिए कि वो अपने ऊपर होने वाले आक्रमण को भी झेल पाए। तो इस प्रकार का होना चाहिए ग्राम स्वराज। उसके अंतर्गत कहते थे कि जो ग्राम को आत्मनिर्भर तो इतना होना चाहिए कि वो अपना रक्षा भी स्वयं कर सके, और बोला कि जो वहां पे जो लोग रहते हैं उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए, चिंता होना चाहिए अपने खाने के लिए अनाज की। तो मान लीजिए कि 100 हेक्टेयर का उस ग्राम के पास लैंड का टुकड़ा है, तो उसमें पहले सबसे पहले थोड़ा जगह रखिए आप अनाज के लिए। उसके बाद आप रखिए बच्चों के खेलने के लिए जगह, अनिवार्य रूप से दूसरा प्रायोरिटी होना चाहिए। तीसरा होना चाहिए इसमें पशुओं को चरने के लिए चारागाह भूमि। और चौथा बोला कि अगर कुछ बच जाए तो आप उस पर नकदी फसल लगाइए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि वो बच्चों के खेल पे कितना ध्यान देते थे, पशु के चारागाह पे कितना ध्यान देते थे, और बोलते थे कि जो कुछ जगह अगर बच जाए तो आप नकदी फसल लगाइए, कॉटन लगाइए, जूट लगाइए, गन्ना लगाइए। लेकिन आज का किसान क्या कर रहा है, तो नकदी फसल पे ही ज्यादा ध्यान दे रहा है। स्कूल में प्लेग्राउंड्स खत्म होते जा रहे हैं। राज्य सरकार जो है ग्राम को उतनी शक्ति प्रदान नहीं कर रही है ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। तो ग्राम स्वराज का ये दृष्टिकोण बड़ा व्यापक था, और आज के समय में बहुत ही एक प्रासंगिक विषय है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने बार बार आत्मनिर्भर भारत के तरफ जो है जोर दिया है। तो ग्राम स्वराज गांधी का ये बड़ा प्रासंगिक है। अब आइए इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में गांधी के एक सिद्धांत को बड़ा कोट किया जाता है सब जगह, कि प्रकृति के पास मानव को देने के लिए सब कुछ है, लेकिन मानव के लालच की पूर्ति के लिए प्रकृति के पास कुछ नहीं है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि इन्वायरमेंट के प्रति उसका क्या दृष्टिकोण था। एक अहिंसा में ही भी हम डिस्कस किए कि इन्वायरमेंट के प्रति भी अगर आपके मन में हिंसा का भाव आता है तो आप अहिंसक नहीं है, आप हिंसक हैं। ठीक है, तो पर्यावरण के
ये पे बहुत जोर देते थे और उसका मानना था कि जिस प्रकार से एक पुत्र अपने माता की रक्षा करते हैं उसी प्रकार से आपको पर्यावरण का रक्षा एक पुत्र की भांति करना है और ये आपकी जिम्मेदारी भी है। अब आइए जो नारी के विषय में जो दृष्टिकोण था गांधी का, तो इसके बारे में आप सीधा इसको मैं आपको लिखना है कि जितनी भी अच्छी बातें हैं कि बाल विवाह नहीं होनी चाहिए, विधवा विवाह होनी चाहिए, ठीक है, उसके बाद नारी को शिक्षा मिलनी चाहिए, बराबर की भागीदारी मिलनी चाहिए, समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, राजनीति में उसका भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, आय के स्रोत में उसका भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जितनी भी अच्छी बातें हैं वो नारी के संबंध में गांधी उसको कहते थे और वो मानते थे कि नारी को भोग्या वस्तु समझने वाले जो लोग हैं वो किसी काम के नहीं हैं और वो अपने देश के लिए बहुत योगदान नहीं दे सकते। अगर ऐसा उनका मानना है, सोचना है, तो नारी के संबंध में भी एक विस्तृत दृष्टिकोण गांधी का था। अब आइए गांधी का जंतर, इसके बारे में कहा जाता है गांधी का जो जंतर है, गांधी का जंतर, तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि जब संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 के बाद लगातार चलती रही लगभग 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन तक, तो गांधी संविधान सभा की बैठक में भाग नहीं लेते थे। तो प्रतिदिन जो है जब भी कुछ विशेष या कुछ खास विषय पर चर्चा होनी होती थी तो प्रमुख नेता गांधी के पास आते थे राय लेने के लिए। तो गांधी उसको बार बार यही कहते थे कि मेरा आप खाली जंतर को याद रखिए, बार बार यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। तो कहते थे क्या है जंतर आपका? तो गांधी का मानना था कि जब भी आप कोई काम करने जा रहे हैं, कोई लॉ बनाने जा रहे हैं, किसी विषय पे बहस कर रहे हैं, अपना विचार को व्यक्त कर रहे हैं, तो आप सिर्फ यही ध्यान रखें कि समाज के सबसे अंतिम जो पंक्ति के लोग हैं उसको इनसे कुछ मिलेगा कि नहीं। तो ये बड़ा ही प्रासंगिक विचार है आज के समय में भी। जब हम अपने नित्य दिनों में अपने जीवन को जीते हैं तो कोई जब डिसीजन लेते हैं या खास करके आप अगर सरकार के अंग हैं तो वहाँ पे जब आप कोई डिसीजन लेते हैं तो आप वहाँ पे इस बात को सोचें कि इससे हमारे देश के जो अंतिम जो पायदान के जो लोग हैं उनको इनका क्या लाभ होगा। तो इस प्रकार से गांधी अपना जंतर देते थे संविधान सभा की बैठक में जो भी उस समय के नेता शामिल होते थे और इस दृष्टिकोण से वो अपना व्यू को वहां पे डिस्कस करते थे, बनाते थे। ठीक है, तो ये हो गए गांधी के जंतर। तो कुल मिला के 16 सिद्धांतों को, 16 दर्शन को गांधी का हमने पढ़ा और अब एक और वीडियो जो इस पे लाएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इस पे किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और गांधी के दर्शन की प्रासंगिकता पे बड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इतने सिद्धांत अगर आप लेते हैं, समझ लेते हैं तो आप उसके प्रासंगिकता को लिख सकते हैं। तो एक जो हम वीडियो लेके आएंगे उस पर पूरा प्रासंगिकता कि स्वच्छता कैसे प्रासंगिक है आज के समय में, ग्राम स्वराज कैसा है, इन्वायरमेंट, ठीक है, इस सब में 2-4 पंक्तियां आपको अगर याद हो तो वहां पे अच्छे आंसर्स लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये गांधी की फिलॉसफी। अब हमको 2 फिलॉसफी और पढ़ना, नेहरू का और रविंद्रनाथ टैगोर का। उसे भी हम किसी दिन 1-2 वीडियो में हम उसको खत्म करने का प्रयास करेंगे। और ये 3 जो थिंकर्स के विचार है यहाँ से कम 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं, नहीं तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से गारंटी कर सकते हैं कि आ सकता है। तो 38 मार्क्स के वो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर डिस्कशन।